दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में आज अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 51 नंबर का लेक्चर 51वां लेक्चर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 281वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अपनी क्लास में कुल 8400 सवाल कवर कर लिए हैं। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए। आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी पर उपस्थित जल मंडल के बारे में। देखिए जब आप इसके पहले स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, अब हमारी कहानी जल मंडल पर आ चुकी है। तो पीछे के जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैंने पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया। अब एक भी सवाल और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर चर्चा नहीं हुआ। ठीक है, आगे की क्लास में दोस्तों हम लोग जल मंडल पर चर्चा करने वाले। जल मंडल पढ़ने का मतलब है सबसे पहले आप महासागरों के बारे में जानिए। तो आज की टॉपिक में जल मंडल के अंतर्गत महासागरों से संबंधित हम तमाम सवालों को देखेंगे और देखते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो पाई। देखिए आप तो जानते हैं कि स्टडी 91 में आने के बाद हमें बहुत कुछ नए प्रश्न देखने और सीखने को मिलते हैं। तो अगर आप समय देंगे तो मैं आपको बहुत कुछ नया सिखा पाऊंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। इंडिविजुअल बैचेस हैं, कम प्राइस में दोस्तों ये बैच लॉन्च किया गया। एक बार पढ़कर दोस्तों आप कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे और भारत का कोई भी एग्जाम देंगे ना तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि नहीं फला विषय में हम कमजोर हैं। ये ट्रेलर वाली क्लास है। ठीक है, आप समझो कि ट्रेलर में इतनी अच्छी क्लास चली तो पिक्चर कितनी अच्छी होगी ये आप कल्पना कीजिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। बहुत ध्यान से समझिएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। जब तक आप नहीं जानते तभी तक चीजें कठिन नजर आती हैं। ठीक है, और आसान सा सवाल भी आपके सामने दे रहा है कि पृथ्वी के कितने फीसदी भाग पर जलमंडल का विस्तार है। ठीक है, जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है इस पर कितना प्रतिशत दोस्तों जलमंडल है, तो आप जानते हैं कि 71%। ठीक है, कितना कहा जाता है? अगर परसेंट वाइज देखेंगे तो 71% कहा जाता है। अगर आप बटा में पढ़ते हैं दोस्तों तो आप बताएं लगभग 3/4। क्या कहते हैं? यहाँ पे एक शब्द देते हैं लगभग। ठीक है, क्योंकि 3/4 का मतलब हो जाता है दोस्तों 75%। ठीक है, जबकि आंकड़ा 75% तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा होता है। तो लगभग 3/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? लगभग 3/4। कहीं कहीं पे दोस्तों 3/4 ना करके इसे 2/3 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2/3 भी कहा जाता है। तो 2/3 भी कहेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा? 33 दूना 66 के आसपास चला आएगा ना। 66 सही 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप दोनों में दोस्तों आप लगभग यूज कर सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर। अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे एकदम करेक्ट तो याद रखेगा कितना जलमंडल का विस्तार कितना। अगर परसेंट वाइज देखेंगे तो सीधा सीधा आप 71% बताइए, ये एकदम परफेक्ट उत्तर है। इसी प्रश्न से ये समझ में आता है कि स्थल मंडल का विस्तार कितना है दोस्तों। जो स्थल मंडल है इसका विस्तार कितना है, तो भाई 71% जलमंडल है, तो बचा हुआ जो हिस्सा वही स्थल मंडल है, यानी 29% क्या है? यह स्थल मंडल है। समझ में आ रही इतनी बातें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल राशि का, कुल जल राशि मतलब पृथ्वी पे जितना भी जल अवेलेबल है, चाहे वो भूमिगत जल हो, चाहे वो किसी नदी में हो, किसी झील में हो, किसी तालाब में हो, किसी सागर महासागर में हो, इससे मतलब नहीं, कुल जल राशि। ठीक है, टोटल जितना जल अवेलेबल है उसका कितना फीसदी हिस्सा दोस्तों कहां पर है? महासागर में। आप तो जान, अच्छा इसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई ये जल होता रहता कहां कहां पे। तो सबसे पहले सबसे अधिक जो जल है दोस्तों वो कहां पर है? याद रखिएगा वो महासागर में। महासागर के बाद कहां पर दोस्तों? सागर में है। सागर के बाद दोस्तों कहां पर है? जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उन झीलों में जल है। उसके बाद दोस्तों कहां पर है? जो ग्लेशियर वगैरह हैं वहां पे भी जल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो नदियां वगैरह हैं वहां पे भी जल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो छोटी झीलें या तालाब वगैरह हैं वहां पर भी जल है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जल वायुमंडल में भी है, वायुमंडलीय जल। ठीक है, वायुमंडलीय जल मतलब क्या है? कुछ जल दोस्तों जल वाष्प के रूप में है। ठीक है, जल वाष्प के रूप में, उसको भी रखिए। इतने जगह पे दोस्तों ये जल अवेलेबल है। कह रहा है ये पूरा जो जल है इसी को कहा जाता है कुल जल राशि, और उसका कितना प्रतिशत हिस्सा दोस्तों महासागरों में है? तो याद रखेगा 97%। अच्छा सर, यानी केवल 97 पर, केवल 3% में दुनिया चल रही है। हाँ, 3% में, 3% में नहीं दोस्तों, 3% में भी 2.5% दोस्तों अलग कर लीजिए। हमारे पीने योग्य पानी 1% भी नहीं है। अगर आप मीठे जल की बात करेंगे तो दोस्तों उसका जो हिस्सा है वो 1% भी नहीं, अगर टोटल में देखा जाए तो। आइए और भी सवाल देखिए। अब परीक्षा में सवाल तोड़ मरोड़ कर कैसे पूछा जाता है वो समझिए। सवाल दे रहा है कि जल राशि का कितना भाग स्वच्छ जल या मीठे जल के रूप में अवेलेबल है। तो दोस्तों ऐसे तो हम कह देते हैं कि लगभग 2.5%। कितना कह देते हैं?
लगभग 2.5%। लेकिन दोस्तों ये मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्वच्छ जल है ना, ये ऐसे जगह पे अवेलेबल है जहां से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे ये जल ग्लेशियर में है, ठीक है, ये जल जो है दोस्तों, ये ग्लेशियर में जो जल होता है वो पिघल कर आता है ना, क्या करेंगे, पूरा ग्लेशियर पिघला देंगे। अगर ग्लेशियर सारा पिघल जाए तो दोस्तों समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लेशियर का जल है ये नदियों के माध्यम से समुद्र में ही तो जाएगा, तो दोस्तों जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ गया तो जल प्रलय, ठीक है, जल प्रलय हो जाएगा। तो ये ग्लेशियर में पीने योग्य या मीठा पानी तो है, लेकिन क्या इस ग्लेशियर को पिघलाया जा सकता है? जवाब है नहीं, ठीक है। उसी तरह से याद रखें दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो भूमिगत जल है, ठीक है, भूमिगत जल जो भूमि के भीतर है, भूमिगत जल, क्या जितना भूमि के अंदर जहां जहां जल है सभी जगह पे इंसानों की पहुंच है क्या? नहीं, कुछ जगह पे पहुंच है। अभी बहुत सारे भूमिगत जल अभी नए नए शोध में मिलते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा कि वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता चला कि पृथ्वी के 700 किलोमीटर भीतर, कितना, 700 किलोमीटर दोस्तों भीतर इतना बड़ा जल जो है संग्रह मिला है कि कहा जा रहा है कि ओवरऑल का दोस्तों 3 गुना है, जितना पानी देख रहे हैं हम लोग इसका 3 गुना पानी दोस्तों वहां मिला है। अब ये कल्पनाएं हैं, फिर कल्पना नहीं है, ये भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी के 700 किलोमीटर अंदर जो जल खोजा गया वो कैसे, ठीक है। वहां पे रेडवुडाइट चट्टानों के बारे में सुना होगा, जो चट्टानें जल को सोखने का काम करती हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। एक सवाल परीक्षा में ऐसे देता है कि पहले महासागरों से वायुमंडल में, अच्छा देखिए, एक वाटर साइकिल होता है जिसे हम जल चक्र कहते हैं या जलीय चक्र कहते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है, सबसे ज्यादा पानी तो महासागर में है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश की वजह से दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और धीरे धीरे महासागरों का जल क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। वाष्पीकरण होकर ये जल कहां चला जाता है, वायुमंडल में। यही पॉइंट लिख रहा है कि सबसे पहले महासागरों से जल कहां जाता है, वायुमंडल में जाता है, ठीक है। कैसे जाता है, वाष्पीकृत होकर। तो यहां आप लिख सकते हैं कैसे जाता है दोस्तों, याद रखेगा, वाष्पीकृत होकर यह जल कहां पहुंच जाता है, महासागरों से वायुमंडल में। फिर वायुमंडल से दोस्तों क्या हो जाता है, स्थल मंडल में आता है। कैसे आता है दोस्तों, वर्षण के कारण। जब दोस्तों ये जल ठंडा हो जाता है तो छोटी छोटी बूंदें मिल जाती हैं, मिलकर बूंदें भारी हो जाती हैं, तो वर्षा के जल के रूप में दोस्तों पुनः वो स्थल खंड पे आ जाती हैं। तो जो स्थल मंडल है वहां आ जाती हैं। स्थल मंडल पर आने के बाद दोस्तों ये जगह जगह दोस्तों बारिश हो जाती है और ये पानी कहां चला जाता है, नदियों के माध्यम से पुनः क्या होता है, धीरे धीरे करके वो महासागरों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो पुनः दोस्तों स्थल खंड से क्या हो जाता है, महासागरों तक आ जाता है। कैसे, तो याद रखेगा, नदियों के माध्यम से, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा साइकिल है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। जल चक्र कहिए या फिर कहीं कहीं पे जलीय चक्र होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तो मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक है। अच्छा आपको लग भी रहा होगा कि बड़ा आसान सवाल है, पिछले 5-6 दिनों से जो कुछ हम लोग पढ़ रहे थे ना, कितना डिफिकल्ट सवाल था। भूमध्य सागरी तुल्य जलवायु क्षेत्र, सेंट्रल लॉरेंसी तुल्य जलवायु क्षेत्र, इधर हम लोग ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र, उधर चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र, उधर टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक को हम पढ़ रहे थे कि मतलब अपसेट ही हो गए थे, लग रहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हमें समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन किसी तरह चैप्टर समाप्त होता है, एक नया उजाला आया और एक जल मंडल का नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसने वाला जल क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए अच्छा जमीन के अंदर कैसे रिसता, पहले मामला समझिए दोस्तों। जब कभी वर्षा होती है ना, वर्षा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या थे, यहाँ पे थे बादल, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बादल है। बादलों ने क्या कर दिया दोस्तों, बादलों ने क्या कर दिया, वर्षा कर दिया। अब दोस्तों जो वर्षा हो जाता है ना, ये वर्षा के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो जल है दोस्तों ये आ जाता है जमीन पे। कहाँ आ जाता है, ये जल जो है ये जमीन पे आ जाता है। जमीन पे आने के बाद दोस्तों जमीन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्र के माध्यम से ये पानी रिस कर क्या चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, भूमिगत चला जाता है, ठीक है। भूमिगत हो जाता है मतलब भूमि के अंदर चला जाता है। सीधे सीधे आपसे सवाल कर रहा है कि वर्षा के फलस्वरूप जो जल धरती पर गिरता है, जो स्थल खंड पे गिरता है, यदि वो धीरे धीरे रिस कर जल अंदर चला जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसी को तो कहा जाता है भूमिगत जल। क्या कहते हैं दोस्तों, यही जल क्या है, क्योंकि वो भूमि के अंदर चला गया तो इसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल, ठीक है। अब कई जगह पे भूमिगत जल मिलेगा, कई जगह पे इसे कहते हैं भौम जल, कोई दिक्कत नहीं है, भूमिगत जल कहिए या फिर इसे और क्या कह सकते हैं, इसे भौम जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौम जल। कुछ अलग से नहीं दोस्तों, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कुछ अलग से नहीं, बस खाली आपको परेशान करने के लिए दिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है जल के धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसने की जो प्रक्रिया होती है। अब देखिए ये सवाल अगर आ जाए ना तो परीक्षा में बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। लोग इतना तूफानी स्पीड में होते हैं ना, लगता है कि बहुत आसान चैप्टर, हम सारे सवाल का जवाब दे ही देंगे, तो समझ में नहीं आता कि सवाल पूछ क्या रहा है। देखिए जल रिस कर जब भूमि के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तब उसे हम भूमिगत जल कहते हैं या भौम जल कहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो रिसने का प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, ये नया सवाल है। तो यहाँ प्रोसेस पूछ रहा है, प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ सीधे सीधे प्रोसेस की बात कर रहा है कि भाई किस प्रोसेस से ये जल रिसता है। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है अंतः स्पंदन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं अंतः स्पंदन का नाम देते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, अंतः स्पंदन कहते हैं। यानी जल का रिस कर जमीन के अंदर जाना क्या कहलाता दोस्तों, अंतः स्पंदन कहलाता है। तो अंतः स्पंदन में होता क्या है, कुछ नहीं, अंतः स्पंदन में क्या होता है, जल जमीन जो होता है दोस्तों, वो जल को क्या कर लेता है, जमीन होता है जो ये जल को सोख लेता है। क्या करता है, जल को सोख लेता है, ठीक है। और कुछ नया है क्या, यही बात तो है ना। अरे भाई जल रिस कर नीचे चला गया, चाहे जल को सोख लिया गया, एक ही बात है ना। भाई पानी अगर बरसता है तो सारा पानी नदी में थोड़े चला जाता है। हो सकता है कि आपका घर गांव में हो, आपके घर के आसपास नदी ना हो, तो फिर कैसे नदी में पानी जाएगा। भाई जब एक वाटर लेवल जो दोस्तों ऊपर तक हो जाता है, तब ये जाकर किसी नदी से कनेक्ट हो सकता है या फिर किसी नहरों के माध्यम से नदियों तक जा सकता है। नहीं तो जमीन तो सूख जाती है ना, पानी बरसता जमीन सूख जाती है, तो जमीन सूख गई तो उसे क्या कहेंगे, भौम जल। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, अंतः स्पंदन। याद रहेगा ना। देखिए मेरी क्लास में हम नहीं चाहते कि आप घर जाके याद करिए, हम चाहते हैं आप इसी क्लास में बातों को याद कर लीजिए, ठीक है। और बहुत मजा आएगा, एक बार आप पीछे के वीडियो जाकर देखिए। भाई 8400 सवाल पढ़ाया ना, ये आप ही के लिए पढ़ाए। इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, दुनिया से हटके चलते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। कह रहा वर्षा और हिम, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वर्षा का मतलब क्या हो गया, रेन, ठीक है। वर्षा मतलब क्या हो गया, रेन यानी बारिश, ठीक है। वर्षा का तात्पर्य क्या है दोस्तों, बारिश से है। और हिम मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो हिम का तात्पर्य दोस्तों बर्फ से है, ठीक है, बर्फ से। कह रहा हिम द्वारा चट्टानों की संधियों, चट्टानों की संधि माने जानते हैं ना, संधि मतलब जहां दो चट्टान ऐसे आपस में जुड़ रहे हो। तो भाई देखो अगर दो चीज आपस में, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, अब यहाँ वाला कपड़ा यहाँ से जुड़ा तो यहाँ सिलाई हुई ना, तो ये दोस्तों क्या है, यही संधि है। जैसे हमारे अगर हाथ की बात की जाए तो ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है, ठीक है। ये हड्डी जुड़ी तो ये बीच में क्या है दोस्तों, संधि है। समझ रहे हैं ना। जैसे एक दरवाजा किसी कमरे में लगा है, तो दरवाजा दोस्तों एक कब्जे के माध्यम से जुड़ा है, उस पर मूव कर रहा है, तो यही क्या है, संधि। समझ रहे हैं ना। तो यहां संधि कुछ और नहीं है, ठीक है। चट्टानों की संधियों से मतलब क्या दोस्तों, जहां दो चट्टान आपस में जुड़ते हैं वहां दोस्तों थोड़ा बहुत दरार होता है, थोड़ा बहुत दरार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो संधियों और दरारों से रिस कर जब ये जल क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे पहुंच जाता है। देखिए अभी तक तो जमीन सोख ले रही थी, लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि केवल बारिश केवल स्थल खंड पे होगा, स्थल खंड में केवल मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश नहीं होगा, या जहां हिमनद वगैरह है वहां बारिश नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, तो उसी चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं, उन दरारों से रिस कर जल क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे चला जाता है। और इस पहुंचने वाले जल को क्या कहते हैं, इस जल को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए जो जल भूमि के अंदर चला गया उसे भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। इस प्रक्रिया को अंतः स्पंदन कहते हैं। जो जल, ये जल आ कहां से रहा है, बारिश से आ रहा है, इसीलिए दोस्तों इसे कहते हैं आकाशीय जल। क्या कहते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जल कहां से आ रहा है तो आप कहेंगे आकाश से, तो इसे कहा जाता है आकाशीय जल। क्या कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्रोत है दोस्तों, स्रोत तो क्या है दोस्तों, वो स्रोत है वर्षा। वो स्रोत क्या है दोस्तों, वर्षा के फलस्वरूप ऐसा हो रहा है, इसलिए इसे आकाशीय जल कहते हैं, ठीक है, आकाशीय जल। याद रहेगा ना। अभी दरार के अंदर गया, जाकर दोस्तों एक जगह जमा होगा। आइए और देखते हैं सवाल और पढ़ते हैं। कह रहा झीलों और सागरों में निक्षेपित मतलब समझते हैं, निक्षेपित मतलब होता है संग्रहित। क्या होता है दोस्तों, संग्रहित का मतलब होता है स्टोर, ठीक है, स्टोर, ठीक है। कह रहा है जो जल किसी झील में या किसी सागर में निक्षेपित है, स्टोर है, अवसादी सेलों के छिद्रों और सुराखों में स्थित जल क्या कहलाता है, ठीक है। अच्छा वहां अच्छा होता क्या, देखिए यहां पर निक्षेपित अवसादी सेल, कोई जरूरी अवसादी सेल, मान लीजिए परीक्षा में कह दे कि भाई आग्नेय शैल। भाई आपने पढ़ा है ना कि शैल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप जो बना हुआ आग्नेय शैल, ठीक है,
आग्नेय शैल। उसके बाद दोस्तों रूप परिवर्तन, उसके बाद क्या हुआ, ये अवसादी शैल बना, और अंतिम में क्या होता है, रूपांतरित बनता है। तो याद रखिए, चाहे आप आग्नेय की बात कीजिए, चाहे आप अवसादी की बात कीजिए, मामला एक ही है, ठीक है। ये दोनों के लिए कुछ अलग अलग नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि झीलों और सागरों में निक्षेपित यानी स्टोर अवसादी शैलों के छिद्रों और सुराखों में स्थित जो जल है वो क्या कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है सहजात जल। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं सहजात जल। आप बताओ, देखिए स्टडी 91 पर आओगे ना तो मैं सवाल ऐसे ऐसे बनाता हूं ना कि आपका दिमाग खुल जाए। मुझे पता है मैं घिसी पिटी चीजें नहीं पढ़ाता, शुरुआत के एक दो सवाल आपको आसान लगे होंगे, लेकिन ये सवाल आप पढ़ रहे होंगे तो लग रहा होगा लेवल का सवाल है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सिंपल सी बात समझिए, झील में पानी भरा है, सागर में पानी भरा है, लेकिन वो पानी भी किसी आधार पे टिका होगा ना। जैसे एक लोटे में पानी भर दिया तो उसका आधार क्या है, लोटे का बेस और लोटे का जो आवरण है वो आधार है ना। एक गिलास में पानी भरा तो आधार वो गिलास है ना। इसी तरह चाहे कोई कुआं में पानी भरा हो तो कुआं आधार है, अगर यही पानी झील में भरा हो तो झील आधार है, सागर में भरा हो तो कहीं ना कहीं तो स्थल खंड होगा ना, वो आधार होगा। तो कहा जा रहा है वहां भी तो सुराग होगा, और उस सुराग से धीरे धीरे पानी इसका जो अंदर जाता है और अंदर चला जाता है पानी, वही पानी दोस्तों क्या कहलाता है, सहजात जल। यानी जो दिख रहा है वो सहजात जल नहीं है, जो ऊपर से आपको दिख रहा है झील में जल या फिर सागरों में जल, वो सहजात जल नहीं है। वो जिस आधार पे टिका है उस आधार के सुराग या किसी बिल से किसी छिद्र से रिस कर जो पानी एक अलग जगह स्टोर हो रहा है उसे हम कहते हैं सहजात जल। और ये दोस्तों दोनों प्रकार की चट्टानों में हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि अवसादी चट्टान ही हो, या आग्नेय चट्टानों में भी हो सकता है, ठीक है भाई। उस तो जल को तो सुराग चाहिए निकलने के लिए ना, कहीं से रास्ता मिला छिद्र मिला निकल जाएगा, चाहे वो अवसादी हो चाहे वो आग्नेय हो, ठीक है। अगला सवाल, भूमिगत क्षेत्र के उस जल को क्या कहते हैं। देखिए सवाल दे दिया कि जल कहां का है, भूमिगत क्षेत्र का। भूमिगत क्षेत्र के उस जल को क्या कहते हैं जिसके नीचे चट्टानी पदार्थ जल से संतृप्त हो जाते हैं, संतृप्त होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए भूमिगत क्षेत्र के वो जल क्या कहलाते हैं जिसके नीचे चट्टानी पदार्थ जल से संतृप्त हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा भूमिगत क्षेत्र का संबंध किससे है, याद रखेगा भौम जल से। किससे दोस्तों, भौम जल से है। तो याद रखेंगे इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, भूमिगत जल का क्षेत्र से संबंधित हमेशा भौम जल संबंधित होता है। एक चीज और बताऊंगा, कभी आप गूगल करके पढ़िएगा, ठीक है, या आप हमारी डिटेल क्लास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जलभृत के बारे में, कभी सुना भी नहीं होगा इसके बारे में। जलभृत जरा गूगल की करके पढ़िएगा जलभृत क्या होता है। जलभृत का मतलब क्या है, देखिए चट्टानों से रिस कर जल अंदर आया और उसके नीचे दोस्तों क्या हो गया, ये जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो जल से ही संतृप्त हो जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है जलभृत, ठीक है। जलभृत, इसमें भी दो अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। कह रहा वे जल स्रोत क्या कहलाते हैं, वे जल स्रोत क्या कहलाते हैं जिनसे नियमित अंतराल पर गर्म जल और जलवाष्प की धारा निकलती रहती है। दोस्तों कहीं कहीं पे आपने सुना होगा कि दोस्तों जमीन में एक ऐसा छेद होता है जहां से हमेशा गर्म जल बाहर आता है, हमेशा 247, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन 12 महीने हमेशा दोस्तों वहां से गर्म जल निकलता ही रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे गर्म जल स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे गर्म जल स्रोत कहते हैं। सर क्या भारत में भी इस तरह के गर्म जल स्रोत है? हाँ, मनाली से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मुझे नाम नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा नाम, मैं वहां गया हूं घूमने टहलने, ठीक है। तो वहां पे भी दोस्तों गर्म जल का स्रोत है, वहां लोग जाते हैं दोस्तों और ऐसे चावल पोटली में बांध कर डाल देते हैं ना, तो चावल उबल कर क्या हो जाता है, मतलब जो दाने होते हैं धान के, ठीक है, चावल के दाने जो होते हैं वो भात बन जाते हैं, ठीक है। चना डाल देते हैं वो बॉयल हो जाता है। तो इस तरह इतना ज्यादा दोस्तों खौलता हुआ पानी यहां से निकलता है, तो गर्म जल स्रोत भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे जियोग्राफी में कहते हैं गीजर। क्या कहते हैं, गीजर। सर ये तो हमारे बाथरूम में लगा वो वाला गीजर, गीजर देखिए गीजर मतलब क्या हो गया, गर्म जल, ठीक है। तो दोस्तों इस वजह से उसका नाम गीजर पड़ा, चाहे आप गीजर कहिए चाहे उसे गर्म जल स्रोत कहिए, या आप ध्यान में रखिएगा। भारत ही नहीं विश्व में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां पर ये गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं। किस जल स्रोत का जल सामान्यतः एल्केलाइन या फिर सिलिका युक्त होता है, किस जल का स्रोत? अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार मन में भी आ रहा होगा कि सर ये गर्म जल आता कहां से? तो देखिए भूमि के अंदर दोस्तों जल का सोर्स तो ही है, आपने देख लिया कि पानी रिस रिस कर अंदर चला जाता है। सर वो तो ठीक है, ये गर्म कैसे हो गया? ठीक है, कोई गर्म कर रहा है नीचे से भेज रहा है, नहीं गर्म नहीं कोई कर रहा है। आप तो जानते हैं ना कि पृथ्वी का कोर क्या है, गर्म है। हो सकता है दोस्तों यह जल किसी ऐसे स्थान से कनेक्ट हो जहां पर दोस्तों लावा हो, उसके फलस्वरूप दोस्तों ये जो जल है गर्म हो जा रहा हो, और दोस्तों फिर क्या जल गर्म होगा तो भाप बनकर ऊपर भागेगा
और जहां छिद्र होगा वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ होता होगा, इसी होता होगा नहीं, यही है, इसी वजह से कह रहा है किस जल का स्रोत जल समा, अच्छा जिसमें एल्कलाइन होता है दोस्तों, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यही होता है जो गर्म जल स्रोत है, जो गर्म जल स्रोत है, इसी में दोस्तों क्या होता है, एल्कलाइन पाया जाता है। चाहे आप इसे गीजर कहिए, चाहे आप इसे गर्म जल स्रोत कहिए, ये इसके जो पानी होते हैं दोस्तों इसमें एल्कलाइन मिलता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, नॉर्मल वाले में नहीं। अमेरिका का कौन सा क्षेत्र गीजर के लिए दोस्तों काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है गीजर के लिए प्रसिद्ध, मतलब जहां पर गर्म जल के स्रोत हैं, यानी कई सारे वहां पर इस तरह के झरने नहीं, स्रोत दिखाई देते हैं। तो अमेरिका में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन। क्या नाम दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। इस येलोस्टोन नेशनल पार्क में दोस्तों एक नहीं बहुतायत मात्रा में दोस्तों गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा। मतलब हमारे देश में तो क्या है, इक्का दुक्का अलग अलग जगहों पे है, लेकिन दोस्तों ये जो अमेरिका में है, ठीक है, येलोस्टोन पार्क, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों गर्म जल के स्रोत बहुतायत मात्रा में कई सारे हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए, कारण न्यूजीलैंड का कौन सा क्षेत्र गीजर के लिए प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड की बात करने लगा दोस्तों, न्यूजीलैंड कहां पर स्थित है, या ऑस्ट्रेलिया से आप और पूरब की तरफ जब बढ़ेंगे तब दोस्तों आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, ठीक है, पता होगा न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड में क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड का कौन सा क्षेत्र जो है गीजर के लिए प्रसिद्ध है। गीजर मतलब क्या हो गया, गर्म जल स्रोत, गर्म जल स्रोत के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसका उत्तरी हिस्सा, यानी आप कह सकते हैं कि उत्तरी न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है, उत्तरी न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर भी इस तरह के गीजर देखने को मिलते हैं, ठीक है। भारत में भी मिलते हैं, भारत में भी कहां पर, खास करके उत्तर भारत में दोस्तों आपको इस तरह के गीजर मिल जाएंगे, ठीक है। कह रहे यूरोप का कौन सा देश गीजर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अलग अलग स्थानों पे बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अमेरिका में आपने पढ़ लिया कि चलो अमेरिका का येलोस्टोन पार्क हो गया, आपने न्यूजीलैंड में पढ़ लिया कि न्यूजीलैंड का उत्तरी क्षेत्र हो गया। उसी तरह से यूरोप में कौन सा क्षेत्र ऐसा या कौन सा देश ऐसा है जहां पर यह है, आपको विश्वास नहीं होगा, इसका उत्तर पढ़ के आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे, ठीक है। उत्तर है आइसलैंड। सोचिए आइसलैंड दोस्तों, नाम लगता है इसका पढ़कर कि यहाँ पूरी आइस होगा, ठीक है, और निकल रहा है गर्म पानी। तो ठंडा और गर्म ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। आइसलैंड में दोस्तों बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है देखने को, गर्म जल स्रोत मिलता है देखने को। कह रहा है वे जल स्रोत क्या कहलाते हैं जो स्वतः धरातल से ऊपर प्रकट होते हैं और उनसे सतह पर जल निकलता रहता है। वे जल स्रोत क्या कहलाते हैं जो अपने आप दोस्तों धरातल से बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे पाताल तोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो आपने पाताल तोड़ के बारे में सुना होगा, या पाताल पानी के बारे में सुना होगा, या पाताल कुआं के बारे में सुना होगा, ठीक है। क्या सुनते हैं दोस्तों, पाताल कुआं, क्या कि भैया वहां इतना गहरा कुआं है जिसका आज तक कोई वैज्ञानिक था नहीं लगा पाया, पता नहीं, तो पाताल तोड़ कहिए, पाताल कुआं कहिए। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब एक शब्द पढ़ेंगे उत्सुत कुआं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक शब्द आप पढ़ेंगे उत्सुत कुआं। क्या मिलेगा आपको, उत्सुत कुआं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, जो बहुत गहरे होते हैं और अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्सुत कुआं के नाम से जानते हैं। यह भी आपके लिए नया सवाल है। अच्छा ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये हमारा जो जीएस की फ्री क्लास चल रही ना, ये सुबह के 9 बजे चलती है, ठीक है। 9:06 पे दोस्तों आप तैयार रहा करिए, ठीक है। बहुत शानदार क्लास है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 8400 सवाल जैसे हमने कवर किया, हम धीरे धीरे 10,000 सवाल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और अभी तक दोस्तों 150 लेक्चर में केवल इतिहास विषय पढ़ाया गया, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया, और आज अभी आप देख रहे हैं कि 51 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी समाप्त नहीं हुई है, जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होगा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों की आदत मैं जानता हूँ, अभी इंडियन में पढ़ा था तो कहते सर वर्ल्ड ज्योग्राफी कब पढ़ाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो कहेंगे इंडियन कब पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ते चलो सीक्वेंस में, हम तो सीक्वेंस चल रहा है ना, ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिर संविधान, फिर जो है मैं चाहता तो ये इतिहास के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन इतिहास क्या है बहुत लंबे समय तक चलता रहा 150 लेक्चर में, तो लगा नहीं थोड़ा सा आसान विषय उठाना चाहिए, तो यहाँ मैंने संविधान ले लिया, संविधान पूरा पढ़ा दिया। अब दोस्तों ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी समाप्त होगा तो हम लोग साइंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा आर्टिजियन बेसिन कहां पर स्थित है, ठीक है।
समस्या इस बात की है ना कि सर ये सबसे बड़ा तो ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिजियन बेसिन दे दिया ना सर, ये आर्टिजियन बेसिन तो हमने सुना ही नहीं, तो हम जवाब दे कहां से कि ये कहां पर स्थित है। तो आर्टिजियन बेसिन कहां पर है पहले समझ जाइए, भी एक एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले समझ जाइए दोस्तों ये कहां स्थित है, कभी भी ये सवाल देना तो बताएगा कि कहां स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा होने की वजह से दोस्तों इसके नाम में हमेशा एक शब्द लगा होता है ग्रेट, इसे हम कहते हैं ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ठीक है, आर्टिजियन बेसिन। कई कई जगह पे दोस्तों इसे आर्टिजियन नाम नहीं दिया गया, इसे आर्टिजियन ना कह के आर्टिसियन कहा जाता है, ठीक है। कई किताब में मैंने पढ़ा तो कहीं आर्टिजियन मिलता है, कहीं आर्टिसियन मिलता है। अब ऐसा ना हो समस्या कि मैंने आर्टिजियन पढ़ाया और आपने कहा सर पेपर में तो आर्टिसियन दिया था और भूल गया, ठीक है। अच्छा होता क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा ये मीठे पानी का भूमिगत जल है, ठीक है। भूमिगत लिखना है ना यहाँ पे, भूमिगत, ठीक है। यह मीठे पानी का भूमिगत जल स्रोत है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए आर्टिजियन बेसिन इसे नाम दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दुनिया में आपने पढ़ा ना भी कि वर्षा का जल दोस्तों छोटे छोटे छिद्रों से रिस कर भीतर चला जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं या भौम जल कहते हैं। तो ये जो भूमि के अंदर जल है ये सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ पे हुआ है, ये ग्रेट आर्टिजियन बेसिन में हुआ है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मेरी पूरी बात समझ में आ गई ना, परेशान नहीं होना आपको, इसी क्लास में चीजें आपको याद कर लेनी, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल। अगला दे रहा है कि जलमंडल का वह विशाल भाग क्या कहलाता है जिसकी कोई सीमा निश्चित न हो, ठीक है। अब जलमंडल का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है, तो हिस्सा है दोस्तों महासागर। कौन सा हिस्सा है, महासागर। ओशियन जो दोस्तों सबसे बड़ा, पूरे जलमंडल में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, ओशियन का है, महासागर का है। और महासागरों की संख्या कितनी दोस्तों, तो अगला सवाल दे दिया कि दुनिया में कितने महासागर हैं, तो याद रखेगा दुनिया में 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं दोस्तों, तो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला सबसे बड़ा जो महासागर है दोस्तों कौन सा है, वह है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। कई बार दोस्तों एक सवाल आ जाता है कि ठीक है अच्छा पहले लिख लेते हैं, बाद में बताता हूं आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा या छोटा, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पहला वाला याद होता है, फिर दूसरे पे आप लोग भूल जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। चौथे नंबर पे दोस्तों आप हमेशा आर्कटिक को रखते हैं, गलत है, अंटार्कटिक को रखिएगा। किसको रखेंगे, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक को रखिए। और 5वें नंबर पे दोस्तों फिर आप आर्कटिक को रखिए, ठीक है, आर्कटिक को। अंतर क्या है अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक जो है दोस्तों ये दक्षिण में स्थित है, और आर्कटिक जो स्थित है दोस्तों ये उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये सीक्वेंस में है, कभी भी दोस्तों आपसे पूछ दे सवाल तो आप इत्मीनान से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो उसे क्षेत्रफल वाइज भी पढ़ते हैं और देखते हैं पहले सवाल क्या दे रहा है, एक एक सवाल करते हैं, ठीक है। दुनिया के 5 महासागरों के नाम क्या हैं, ठीक है। अब ये भी तो बताया नाम क्या है, चलो फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो नाम क्या है दोस्तों, एक एक करके लिख लीजिए। पहला हमने क्या आपको बताया, प्रशांत महासागर। प्रशांत के आगे महासागर लिखने की जरूरत नहीं ना, मैं सीधे सीधे उसका साइज बता दूं आपको चल जाएगा ना। तो साइज दोस्तों कभी पूछता है सवाल कि सबसे बड़ा महासागर तो आपने रट लिया, लेकिन कितना बड़ा है। अगर सारे महासागरों को, अभी आपने पीछे पढ़ा कि दोस्तों जलमंडल जो हमारा है, ठीक है, जलमंडल जो है 71% पे दोस्तों जलमंडल है। और दोस्तों इसमें महासागर जो हैं उन महासागरों में दोस्तों कितना जल है, तो आपने पढ़ा दोस्तों 97% जल दोस्तों ये महासागरों में है। तो सबसे ज्यादा जल कहां पर है, सबसे ज्यादा जल प्रशांत महासागर में है। कितना है, तो याद रखेगा 46%। अगर आप मतलब राउंड फिगर ही याद रखें, ठीक है, पॉइंट में तो हम भी नहीं याद कर रख पाएंगे। तो 46% दोस्तों क्या है, ये आपका ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसका नाम मैंने बताया था, दूसरे नंबर पे मैंने आपको अटलांटिक का बताया था, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, जबकि अटलांटिक का आकार कैसा है दोस्तों, यस आकार में बना हुआ, ठीक है, यस आकार में है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है। तो अटलांटिक है। जैसे इसका 46% है तो इसका कितना है, 46 का आधा याद करने का ट्रिक होता है, देखिए, ठीक है। 46 का आधा कितना है, 40 का आधा 20 होता है और 6 का आधा 3 होता है। तो इसको याद रखें दोस्तों, ये 23% है, ठीक है। एक मोटी मोटा आपको दे रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट देखेंगे तो 46.5 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हम लोगों ने किसका नाम पढ़ा था, हिंद महासागर। हिंद महासागर कितना दोस्तों, तो 19.5% है, आप इसे 20 मान सकते हैं, ठीक है। आप इसे क्या दीजिए, लगभग 20% क्या है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। अंटार्कटिक कितना दोस्तों, अंटार्कटिक को मैंने चौथे नंबर पे रखा था, अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक है दोस्तों लगभग 6%, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों 5वें नंबर पे हमने आर्कटिक को रखा था, आर्कटिक है दोस्तों लगभग 4%, ठीक है। जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये मिलेगा, एक मोटी मोटा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आकार वाइज पता होना चाहिए, नहीं तो सीक्वेंस ही आप लोग गलत कर देते हैं, तुम ना कीजिएगा गलत, ठीक है। इतने आसान तरीके से कोई बताएगा भी नहीं। कह रहा है पृथ्वी के 46% भाग पर कौन सा महासागर फैला हुआ। अभी अभी आपने पढ़ा कि 46% पर दोस्तों सर्वाधिक बड़ा जो दोस्तों या सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेगा प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा है। इतना तो आप लोगों को पता था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये बात आपको नहीं पता था, ठीक है, या परसेंटेज वाइज वो चीजें आपको नहीं पता थी। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पुनः आपका जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर। ये दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। और आकार कैसा दोस्तों, तो त्रिभुजाकार। कभी कभी दोस्तों इसका परीक्षा में आपसे क्या पूछ लेता, आकार पूछता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। ये तथ्य भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला दे रहा है कि किस महासागर की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, प्रवाल भित्तियां हैं, ठीक है। प्रवाल भित्ति दोस्तों प्रशांत महासागर की ही प्रमुख विशेषता है, प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। और अगर हम प्रवाल भित्ति की बात करें तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, ठीक है, वो कहां पर दोस्तों, वो आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में कहां पर दोस्तों, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और अगर और डिटेल में जानना चाहे तो बता सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। कहां पर दोस्तों, क्वींसलैंड दोस्तों स्थान है, वहां पर स्थित है। और अगर आप इसकी साइज की, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है दोस्तों, जो कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आता है, तो इसे भी याद रखेंगे। कर आप प्रशांत महासागर में स्थित कौन सी प्रवाल भित्ति संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, तो याद रखेगा, चाहे आप इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहिए, इसको याद रखेंगे। और कितनी बड़ी है, जैसे इसकी लंबाई, अगर आपके मन में सवाल आ जाए कि सर कितनी लंबाई है, तो याद रखें दोस्तों 2600 किलोमीटर लंबाई है। 2500 किलोमीटर दोस्तों हिमालय पर्वत लंबा है, लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई कितनी है, 2600 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में दोस्तों ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। अग्निवलय, ठीक है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना होगा, ठीक है। और ये किस महासागर में उपस्थित है दोस्तों, तो ये प्रशांत महासागर में उपस्थित है, प्रशांत महासागर में उपस्थित है। अच्छा, ये जो अग्निवलय है दोस्तों, ये अग्निवलय जहां जहां है ना, यहाँ पर दोस्तों या तो भूकंपीय क्षेत्र मिलते हैं, भूकंपीय प्लस ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंपी प्लस ज्वालामुखी वाले दोस्तों क्षेत्र मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर का जो पेटी है ना, वो जहां जहां पे दोस्तों उसकी पेटी का अंत मिलता है, वहां वहां पर दोस्तों ये अग्निवलय बना हुआ है। अग्निवलय का मतलब या तो वहां भूकंप बहुत ज्यादा आता है और ज्वालामुखी भी दोस्तों बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इस तरह किसकी विशेषता है, प्रशांत महासागर की, ठीक है। कर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, ये किस द्वीप के समीप स्थित है, ठीक है। अगर मैं प्रशांत महासागर की नहीं, अगर मैं दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा गर्त बताऊं, दुनिया का सबसे गहरा गर्त बताऊं, तो उसमें दोस्तों किसका नाम आता है, इसी मेरियाना गर्त का नाम आता है। किसका नाम आता है, मेरियाना गर्त का। कितनी दोस्तों, तो याद रखेगा, कहा जाता है 11,033 मीटर दोस्तों इसकी गहराई है, ठीक है। मैं फिट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर फिट जानना है तो 3 से गुणा कर लीजिए, तो 11,33,000 फीट दोस्तों ये गहरा है, जो कि कहां स्थित है, ये मेरियाना गर्त दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। एक तो इसे याद रखेगा। लेकिन अभी आपसे सवाल कर रहा है कि किस द्वीप के समीप स्थित है, ये अपने आप में दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल हो गया, ठीक है। अब द्वीप की बात आ गई तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक बच्चे को पता है कि सर किस द्वीप में स्थित है। बहुत आसान नाम है, आज के बाद मत भूलिएगा, परीक्षा में पूछेगा तो बताएगा गुआम द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों,
आम द्वीप, ठीक है। गुआम द्वीप एक स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में ही, उसी के पास में दोस्तों ये मेरियाना गर्त है, जान लीजिएगा, ठीक है। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है तो बताया तो 11,033 मीटर, कितना दोस्तों 11,033 मीटर दोस्तों इसकी गहराई है मेरियाना गर्त की, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कैपिटल इसकी क्या है, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल किसकी कैपिटल, तो याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं गुआम द्वीप की, ठीक है। गुआम की जो गुआम देश है दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल दोस्तों हाक्तान, क्या है दोस्तों, हाक्तान दोस्तों ये क्या है, इसकी राजधानी है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दे। अगला सवाल कि प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है, तो बताया तो कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, यह त्रिभुजाकार है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे अटलांटिक का पूछता तो दोस्तों क्या हो जाता, अटलांटिक का आकार क्या है, यस आकार में, कैसा है, अटलांटिक जो है वो यस आकार में है, जबकि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। एक और ये मेरियाना गर्त जैसे ना, एक और आपके मन में सवाल आता है वो क्या बरमूडा ट्रायंगल को लेके, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल ये एक त्रिभुजाकार स्थान है दोस्तों, जो सभी अपने ऊपर उड़ने वाले जहाजों को या आसपास जाने वाले जहाजों को खींच लेता है और जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर वहां लोग चले जाते हैं। ये जो बरमूडा ट्रायंगल दोस्तों ये आपके अटलांटिक ओशियन में है, कहां पर दोस्तों, ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो कंफ्यूज मत होएगा। मेरियाना गर्त अलग है और ये जो आप पढ़ते हैं इसके मेरियाना गर्त को मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, वो अलग है, और ये जो आप पढ़ते हैं बरमूडा ट्रायंगल ये अलग है, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन से महाद्वीप स्थित है, ठीक है। पूर्व दिशा में अगर आप जाएंगे प्रशांत महासागर के, तो प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन स्थित है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब आपको पता होना चाहिए। पूर्व में जैसे जाएंगे दोस्तों आपको मिलेगा बेरिंग जल संधि, क्या मिलेगा, बेरिंग जल संधि मिलेगा, बेरिंग जल संधि मिलेगा, जहां बेरिंग जल संधि दोस्तों यहीं से गुजरी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्या गुजरी है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरी है, तो ये भी नजर आएगी। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो बेरिंग जल संधि है, यहाँ से दोस्तों दो सवाल बनता है, बेरिंग जल संधि जो है दोस्तों यहाँ से दो सवाल बनता है कि बेरिंग जल संधि किसे अलग करती है और किसे जोड़ती है, दो सवाल, एक तो अलग किसे करती है, दूसरा दोस्तों जोड़ती किसे है, ठीक है। तो जोड़ने का काम है दोस्तों, समुद्र को जोड़ती है, यह प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है, ये आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। ऊपर की तरफ दोस्तों आर्कटिक महासागर है, तो प्रशांत को किससे मिलाती है, याद रखेंगे आर्कटिक से मिलाती है, ठीक है। उसी तरह से अलग किसे करती है, तो याद रखिएगा रूस को अलास्का से दोस्तों क्या करती है, यह अलग करती है, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कई सारे बच्चे यहाँ आर्कटिक ना करके अटलांटिक कर देते हैं, अटलांटिक नहीं, अटलांटिक को नहीं जोड़ेंगे, अटलांटिक की बात करेंगे तो पनामा नहर याद रखेगा। अगर हम यही बात करें कि दोस्तों प्रशांत को किससे, अटलांटिक से कौन जोड़ता है, तब क्या बताएंगे, ये बीच में दो है दोस्तों, यहाँ पनामा नहर है, कौन सा, पनामा नहर है, ये दोस्तों कर जोड़ने का काम करता है। यहाँ तो बेरिंग जल संधि अलग हो जाएगा, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, प्रशांत महासागर के दक्षिण में दोस्तों कौन सा महाद्वीप स्थित है, ठीक है। उत्तर की बात नहीं कर रहा, दक्षिण की बात कर रहा है, तो आप दक्षिण में, हाँ महाद्वीप की बात कर रहा दोस्तों, तो दक्षिण में अंटार्कटिका जो है दोस्तों याद रखेंगे, अंटार्कटिका को दोस्तों महासागर भी कहा जाता है और महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, इसे महासागर भी कहा जाता है और महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित है, तो पानी होने की वजह से इसे महासागर में भी रखा जाता है, और स्थल भाई इतना बर्फ है कि आदमी उस पर चल सकता है, इसलिए इसे महाद्वीप में भी रखा जा सकता है। ये दक्षिण की तरफ दोस्तों, दक्षिण ध्रुव देखे ना, वहां पे क्या अंटार्कटिका तो है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप, अभी अंटार्कटिका महासागर भी आपने पढ़ा था, उसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि प्रशांत महासागर का अधिकांश जो भाग है वो किस दिशा में स्थित है, तो इसका अधिकांश भाग दोस्तों पूर्वी दिशा में स्थित है। कहां पे स्थित है, इसका अधिकांश हिस्सा किस दिशा में है, पूर्वी दिशा में स्थित है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, यही कि प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है, तो याद रखेंगे यह पूर्वी। एक चीज और पूछता है सवाल यहाँ पे कि जैसे इसके पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत के, ठीक है। तो अगर ग्लोब होता तो मैं आपको दिखा देता कैसे ग्लोब है। तो जो प्रशांत महासागर दोस्तों, आप इसके पूरब की तरफ जब आएंगे, तो आपको मिल जाएगा अमेरिका मिल जाएगा। जबकि दोस्तों जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे,
पश्चिम की तरफ, तब आपको मिल जाएगा एशिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इस तरह से है, तो दोनों बातें यहाँ पर भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल सेशन यहीं का समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथ से तैयार किए हैं, और पीछे अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो पूरे नोट्स के ऊपर दोस्तों आपको क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया गया है ये उसी के हस्तलिखित नोट्स है, आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं। बाकी मार्केट में हमारी किताबें भी आती हैं, तो किताब भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।